गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिद्धांत सक्सेना और आज हम एक एड्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ने जा रहे हैं एंड टुडे वी आर गोना रीड पॉलिटी। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में हम इसको पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो हम बेसिक ओवरव्यू पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं लिख देता हूँ। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे वजह क्या थी, उसके रीजंस क्या थे और क्या उसके फीचर्स हैं। तो इस लेक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड हमारा रहेगा फीचर्स या फिर कह सकते हैं हम सैलिएंट फीचर्स। थर्ड हमारा रहेगा कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं पार्ट्स। और फोर्थ हमारा पार्ट रहेगा शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 4 चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या वजह रही होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, क्या उसके पीछे कारण रहे होंगे, क्या उसकी हिस्ट्री रही होगी। तो जैसे अब मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दे सकता हूं कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पहले हिस्ट्री में ले जाने की जरूरत है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम हिस्ट्री में चलते हैं, वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी और क्यों हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा। तो अब मैं आपको वापस हिस्ट्री में लेके चलूंगा 1600 में। लेट्स गो टू 1600। और 1600 में जैसा कि आपको पता है एक ब्रिटिश से एक ट्रेडिंग कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सबने पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे वो आए थे, ब्रिटेन से आए थे और कैसे सिर्फ वो प्योरली एक ट्रेड करने आए थे बेसिकली यहाँ पे। और उसी पर्पज से 1600 के अराउंड अगर देखा जाए तो हमारा मुगल पीरियड चल रहा था। और उस टाइम जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है अच्छी, तो औरंगजेब वहाँ पर हमारे रूलर थे। तो वहाँ उनके दरबार में 2 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 बेसिकली कहते हैं कि बेसिकली जो भी मतलब उनके 2 लोग आए वो उन औरंगजेब से बात करने के लिए आए और उन्होंने उनको अलाउ करा यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो 1600 इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डेट जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आती है प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो अब वो ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, तो उन्होंने बिजनेस शुरू भी करा। और बिजनेस शुरू करते करते ना उन्हें बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो उनको रियलाइज हुई वो है कि यहाँ पर कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। बेसिकली यहाँ कोई सिंगल रूल ऑफ गवर्नेंस नहीं चलता। प्रिंसली किंगडम्स है, जैसा आपको पता है कि हमारे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे जोधपुर राजस्थान वगैरह जो है वो राजपूत संभालते थे, कश्मीर एंड ऑल वो जो हमारा नॉर्थ साइड था वो डोगरा संभालते थे। साउथ में चले जाए तो बहुत सारे अलग एम्पायर थे एंड देन दिल्ली से मुगल एम्परर्स थे। तो बेसिकली जो इंडिया है उसको काफी सारे किंगडम्स थे इंडिया में और काफी सारे किंग्स बेसिकली रूल करते थे। तो ये ना वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। अब देखा अपॉर्चुनिटी की तरह उसको, तो उनको लगा कि यार यहाँ तो सिंगल लेवल ऑफ गवर्नेंस है ही नहीं, यहाँ पर हम फूड पढ़वा सकते हैं, यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली डोमिनेट कर सकते हैं इस कंट्री को, हम राज कर सकते हैं बेसिकली। तो 1765 तक आते आते बेसिकली ये हमारा सेकंड डेट होगा। स्टूडेंट्स हम क्रोनोलॉजी में ही पढ़ेंगे जिससे आपके लिए भी इजी हो जाए और मेरे लिए भी इजी हो जाए वो चीज़ पढ़ाना। तो आप डेट जरूर याद कर लीजिएगा। इस डेट का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि 1765 में क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी आ जाती हैं कई बार, प्लस आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था 1765 में
तो 1765 तक आते आते, अब आप 1600 से 1765 तक आते आते कैलकुलेट कर लीजिए, 165 ईयर्स। तो 165 ईयर्स तक वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर अपना ट्रेड करा, और उनका ट्रेड बढ़ता भी गया, थोड़ा वो लालची भी हो गए, उनको और रेवेन्यू चाहिए था, और प्रॉफिट्स चाहिए थे। तो धीरे 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 करते करते वो स्लोली स्लोली हमें डोमिनेट करने लग गए एज अ कंट्री। तो उसके बाद इनको यहां पर रेवेन्यू राइट्स मिल गए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए 3 स्टेट्स के, बेसिकली बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट्स के उनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए। अब आप पूछेंगे कि रेवेन्यू राइट्स क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। रेवेन्यू राइट्स बेसिकली यहां वो अपना ट्रेड करते थे और वहां से जो उनको रेवेन्यू आता था वो कलेक्ट करते थे, बेसिकली टैक्सेस वगैरह जो भी हमारे सिस्टम रहता है, वहां पर उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया कि इन 3 स्टेट से हम पैसा भी लेंगे और यहां पर हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, जो भी है, या फिर जैसे भी और जो और ट्रेडर्स हैं उनसे भी हम पैसे कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा स्टेप था एक उनकी हिस्ट्री में, बेसिकली उनकी इंपॉर्टेंस में यहां पर, क्योंकि ये रेवेन्यू राइट्स जैसे ही उनको मिले तो उनकी पावर 2 गुना ऊपर चली गई, क्योंकि वो अब 3 स्टेट से डायरेक्टली रेवेन्यू ले रहे थे। तो इस चक्कर में यहां पर रेवेन्यू राइट्स का सिस्टम आया। तो अब देखते जाइए कि यहां पर कैसे उन्होंने शुरू करा, 1765 तक आते आते उनको रेवेन्यू राइट्स भी मिल गए। प्लस फिर एक और चीज हुई स्टूडेंट्स, 1858 में जो जानी जाती है सिपॉय म्यूटिनी के नाम से, सिपॉय म्यूटिनी। अब ये क्या था? तो बेसिकली सिपॉय म्यूटिनी, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स अपना एक रेवोल्यूशन ली कहते हैं जिसको, कि उन्होंने वहां पर उनको अपोज करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो हमारे इंडियन आर्मी थी, आर्मी जो थी, बेसिकली मैं इंडियन नहीं बोलूंगा क्योंकि रूल थोड़ा ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ पर आर्मी ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करना शुरू कर दिया कि आप हमारी कंट्री से जाइए, आप हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ, काफी लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स को एक चीज और समझ में आई। तो बेसिकली सिपॉय म्यूटिनी से उनको ये समझ आया स्टूडेंट्स कि उन्हें ये लगा कि यार अगर हम ऐसे ही यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते रहे कुछ स्टेट से, और उसके अलावा हम कंट्री पे और कैसे डोमिनेट करें, हम कंट्री पे और कैसे अपनी पावर बनाएं। तो सिपॉय म्यूटिनी से उनको ये हुआ कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ये लोग लड़ाई झगड़े करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे हमारे अगेंस्ट, और अल्टीमेटली हमें भगा भी सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि हम डायरेक्टली अपने इंडिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करें। तो यहां पे एक और चीज हुई कि इंडिया केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिश क्राउन क्या था? ब्रिटिश क्राउन बेसिकली वो चीज थी, वो एक गवर्नेंस का मॉडल था। जैसे कि आप इंडिया में हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे हैं, तो वो ब्रिटेन से बैठे बैठे राज करेंगे, वहां का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंडिया में लागू होगा। तो बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंट्री के वो ब्रिटेन से बनकर आएंगे, तो उसको हम ब्रिटिश क्राउन बोलते थे। काफी मिनिस्टर्स उनके इंडिया में भी बैठ गए थे आके। तो 1858 से लेके 1947 तक स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तब तक हमारे कंट्री में था ब्रिटिश क्राउन का रूल। क्या था? ब्रिटिश क्राउन का रूल। समझ आ गया स्टूडेंट्स? सो ब्रिटिश क्राउन क्या था, कैसे वो हमारी कंट्री में आते हैं, कैसे उनको रेवेन्यू राइट्स मिलते हैं, फिर कैसे 1858 में एक सिपॉय म्यूटनी होती है जिसमें हम अपोज करना चाहते हैं उनको, लेकिन वो अपोज नहीं करने देते, उल्टा वो और अपनी गवर्नेंस हमारे ऊपर थोप देते हैं, और फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया आ जाता है। फिर 1947 तक कैसे वो हमारे कंट्री पर राज करते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी हिस्ट्री समझाना आपको जरूरी था, जिससे हमें रीजन पता लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्यों नीड हुई। तो स्टूडेंट्स जैसा कि 1 सेकेंड, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं 1934। ये थोड़ा बैकड्रॉप में है। एमएन रॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए एमएन रॉय। तो बेसिकली एमएन रॉय कौन थे? इन्होंने ही
यहां पर प्रपोज करा था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली ये जैसे कि जानते हैं हम कि थोड़ा हमारी फ्रीडम से 20-25 साल पहले काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा मूवमेंट्स शुरू हो गए थे, फ्रीडम मूवमेंट जिनको हमने नाम लिया, और काफी फ्रीडम फाइटर्स थे जो फ्रीडम मूवमेंट्स लड़ रहे थे। जैसे महात्मा गांधी जी का खुद का स्वदेशी मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, और काफी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो ऐसे कुछ मूवमेंट शुरू हो गए थे। तो एक ही उसमें से एक और मूवमेंट था जिसका नाम था कम्युनिस्ट मूवमेंट। उसके ये बहुत बड़े कहते हैं कि करता धरता थे, पायनीर कहा जाता है इन्हें, पायनीर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो एमएन रॉय ने ही सजेस्ट करा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में हमारी हेल्प करेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर एमएन रॉय ने सजेशन दिया था, जो बनाई भी गई, और 1946 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम भी हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, कौन कौन इसमें था, कौन हेड था, कौन मेंबर्स थे, सब कुछ मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम थोड़ा आउटलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये अब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1950 ड्राफ्टिंग कमेटी के बनते हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। फ्रेम होकर 1950 26 जनवरी को, जैसा कि आपको पता है कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जैन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एनफोर्स हो गया हमारी कंट्री में बेसिकली। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला 26 जनवरी 1950 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, और इसमें एक और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो है 1949 बेसिकली। चलिए वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिल पाएगा आपको उस चीज के लिए। तो ओवर आउटलाइन लुक ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो ये तो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन पे। क्या इंट्रोडक्शन रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, बहुत ही कहते हैं कि एक लार्ज रिटन डॉक्यूमेंट है, लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा क्या उसमें लिखा होगा कि इतना बड़ा हमारा, इतनी लेंथी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पेजेस में रहा, वो इतना लेंथी क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही आसान बात तो नहीं थी। काफ़ी लोग उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, जैसे भी बहुत सारे लोग मेंबर्स जो थे, उन्होंने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और काफ़ी साल लग गए इसको। बेसिकली 2 से 2.5 साल मैं कहूँगा कम से कम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम बन गया 2 या 3 दिन में, 2.5 साल तो लगे ही ना उसको बनाने में। तो 2.5 साल जैसे ही अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया। तो बहुत एक कहते हैं कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स पे आएंगे कुछ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि एक बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिराइव्ड है वेरियस सोर्सेस अदर कंट्रीज के फीचर्स से भी। तो ये मैं अभी आपको आने वाले टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो और सोर्सेज से, काफ़ी कंट्रीज से हमने फीचर्स अडॉप्ट करे उनके कंट्रीज के, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम करा। तो बेसिकली ये सब हमारा एक यूनिक डॉक्यूमेंट्स में था। एंड सेकेंडली कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा फीचर है। रिटन डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, सब रिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक में, हमारी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें, और उसमें ही हमारी कंट्रीज के रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो बेसिकली वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और उसके साथ साथ एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका, लिविंग डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली लिविंग डॉक्यूमेंट एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो अमेंड हो सकती है। अब आप लोग पूछेंगे कि अमेंड क्या होता है, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज। कि बेसिकली ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार लिख दिया तो बस वही हो गया। नहीं, जैसा कि होता है ना, हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमने यार जो हमने रूल बनाया, हम गली क्रिकेट जो खेलते हैं, हमने रूल बनाए तो हम ही उसको फॉलो करेंगे और वही रूल रहेंगे और कोई रूल नहीं बना सकता। नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं था। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो।
इट कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड मतलब हम उसकी पॉलिसीज, उसके फ्रेमवर्क को चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें जब फ्रीडम मिली थी उस टाइम बहुत अलग था, तब हमारी कंट्री के रिक्वायरमेंट्स अलग थे। और अब लगा लीजिए 1947 से 2020 53 प्लस 73 ईयर्स के बाद हमें पता है कि कुछ चेंजेस होने हैं टाइम टू टाइम। बहुत सारे चेंजेस नीड थी, बहुत सारे चेंजेस की। पहले भी काफी अमेंडमेंट्स हुए, अभी भी काफी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसे माहौल चेंज होता है पूरे वर्ल्ड का, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। सो ये हुआ हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और एक रिटन डॉक्यूमेंट है और लिविंग डॉक्यूमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं ये सब चीजें। अब सेकेंडली मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में काफी कुछ पढ़ाऊंगा बेसिकली कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कुछ अमेंडमेंट्स मैं लिख देता हूं, 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, गिनती नहीं है अमेंडमेंट्स की, इतने अमेंडमेंट्स तो हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं बेसिकली। और इसमें से जो एक बहुत ही यूनिक अमेंडमेंट रहा वो है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, जिसको जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलरली 42nd अमेंडमेंट में काफी सारे चेंजेस हुए थे जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी कंट्री में, जिसकी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत है, उनके जो चेंजेस हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस, अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। सो इसलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हो गए। तो बेसिकली कैसे हमने शुरू करा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के फीचर्स से अडॉप्ट करके हमने ये एक बुक तैयार करी बेसिकली, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, चेंजेस हो सकते हैं उसमें, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। और ये वो चेंजेस, उसमें से कुछ चेंजेस ये रहे इंपॉर्टेंट, और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हमारा 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो जाना जाता है। तो ये कुछ हमारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके फीचर्स पे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिसमें से पहला फीचर रहेगा आपका, पहला फीचर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पहला फीचर तो बेसिकली ऑब्वियसली लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लेकिन उसमें एक और बहुत ही बड़ा फीचर है, वो है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे वर्ल्ड में सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदी का मतलब बहुत ज्यादा उसमें पेजेस हैं, बहुत काफी कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए ये लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंटेन करता है 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, और 12 शेड्यूल्स। टेंशन मत लीजिए, आपको शायद कुछ अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी, आने वाले टाइम पर हम सब पढ़ेंगे क्या क्या है ये सब चीजें, आर्टिकल्स क्या होते हैं। 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 465 आर्टिकल्स, तो बेसिकली एक ओवरव्यू है इन सब चीजों का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। बेसिकली 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, और 465 आर्टिकल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है यहाँ का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड फीचर जो रहा गाइस, वो रहा हमारा, क्या होगा सेकंड फीचर? सेकंड फीचर हमारा रहेगा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस
सोर्सेस, ये हमारा सेकंड फीचर है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करें कि एक हमें बिल्डिंग बनाना है, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, बी लिख देता हूं मैं बिल्डिंग समझाने के लिए, ठीक है, और इसमें काफी सारे फ्लोर्स बना देते हैं हम, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग हमने जी बोला कि बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग अगले दिन तैयार हो गई, नहीं ना, काफी कुछ चाहिए होता है। और हमें चाहिए होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, हमें चाहिए होंगी ईंटें, ब्रिक्स, सीमेंट, मड, काफी कुछ, मतलब बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि हमें ईंटें चाहिए होती हैं, मिट्टी चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है, काफी कुछ, लोहा चाहिए होता है, काफी बहुत कुछ चाहिए होता है, पेंट्स चाहिए होते हैं, डिस्टेंपर चाहिए होता है। तब जाके हम उन सब चीजों को मिला के एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। क्या खड़ी करते हैं? हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्डिंग मान लेते हैं। तो जी ये अब हम यहां को बी को हटा के ना इसको सी कर देते हैं, बी को हटा के अब हमने कर दिया इसको सी। सी अब ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको एकदम सब कुछ मिल गया और उन्होंने कर लिया, इतना टाइम लगा है भाई, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक करा होगा ना उन लोगों ने। तो उन्होंने यूनिक ये करा स्टूडेंट्स कि उन्होंने और कंट्रीज से काफी सारे फीचर्स को हमने अडॉप्ट करा। बेसिकली उन्होंने और कंट्रीज के फीचर्स को उठाए, उनको समझा, उनको परखा, उनको जांचा, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जैसा हमारी कंट्री को सूट करेगा वैसा हमने वो चीज डाल दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली अडॉप्ट कर लिया। तो अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ फीचर्स हमारे यूएस के हैं, कुछ फीचर्स हमारे यूके से लिए गए हैं, कुछ फीचर्स हमारे जर्मनी से लिए गए हैं गाइस, कुछ फीचर्स जो है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिया आयरलैंड से, मैं आपको अभी समझाऊंगा आने वाले टाइम पे। आयरलैंड से कुछ फीचर लिए गए हैं, कुछ फीचर साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। तो बेसिकली ऐसे करते करते यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो ऐसे करते करते बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और सोर्सेज ये सब हैं और कंट्रीज के हमने फीचर्स को अडॉप्ट करा है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। अभी मैं आपको पहले सारे फीचर्स पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमने क्या क्या कौन सा फीचर किस कंट्री से लिया है। बेसिकली हम एंड ऑफ द लेक्चर में पढ़ेंगे, भूलूंगा नहीं गए स्टूडेंट्स, टेंशन मत लीजिए, भूलूंगा नहीं, ये चीज हम पढ़ लेंगे। सो थर्ड जो फीचर हमारा आता है, तो थर्ड स्टेट फीचर है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। गाइस फेडरल सिस्टम, अब आप पूछेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम ये है कि अब जैसे मैं आपको अपनी कंट्री का एग्जांपल दे देता हूं। हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। अभी हमारी कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन पावर में है? बीजेपी, जैसा कि आप लोगों को पता है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और हमारी, अब मैं पर्टिकुलरली दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात करूं तो श्री अरविंद केजरीवाल हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बेसिकली ऐसा तो है नहीं, अब हमने सारा प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाला हुआ, हमने बेसिकली फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा। और फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करने का रीजन क्या? पावर्स हमने बांट दी, थोड़ी सी पावर सेंटर में बांट दी और थोड़ी सी पावर हमने स्टेट से बांट दी। बेसिकली इनको इनकी पावर्स दे दी, थोड़ी थोड़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इनको इनकी पर्टिकुलर पावर्स दे दी कि आप सेंटर पे क्या पावर्स होल्ड करते हैं,
स्टेट लेवल पे क्या पावर्स होल्ड करते हैं, इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फेडरल सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट जो रूल है वो सेंटर से आता है, सेंटर उनका प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड। तो बेसिकली कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, लेकिन नहीं, हमारी कंट्री ऐसी नहीं है। हमारी कंट्री बहुत डेमोक्रेसी फॉलो करती है, तो बहुत डेमोक्रेटिक वे में चलती है, तो काफी डिवीजन ऑफ पावर है हमारी कंट्री में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बना देता है काफी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, फोर्थ पॉइंट, blend of rigidity and flexibility। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल मैंने आपको अभी समझा दिया कि क्यों है फ्लेक्सिबल, पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर भी काफी है। और हमारे, अब जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, बेसिकली चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट हुआ ना, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार लिख दिया तो बस वही रूल्स फॉलो होने, नहीं, हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स भी है। तो काफी ये चीजें फ्लेक्सिबल बना देती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। रिजिडिटी क्या है? बेसिकली रिजिडिटी स्टूडेंट सब, जैसे कि अब मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा, एक केशव नंदा भारती केस है 1973 का, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, केशव नंदा भारती ने लड़ा था जो, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग ये दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो लाइए, कोई बुराई नहीं है, आप चेंजेस करिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिला सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए। अब मैं जैसे बिल्डिंग का एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, कि जी आप बिल्डिंग तो बना ली, ठीक है, अब आप इसमें अगर फ्लोर खड़ा करना चाहते हैं कर दीजिए, यहां बालकनी निकालना चाहते हैं यहां बालकनी निकालिए, लेकिन आप बिल्डिंग की जो नींव है, जो उसका बेस है, आप उसको नहीं हिलाएंगे। तो ये बेस को नहीं हिलाएंगे आप। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हियरिंग दी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, आप अमेंडमेंट जरूर करिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं हिला सकते। सो बेसिकली इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स ये सब चीजें। तो ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फीचर्स, और अगले फीचर्स पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फीचर बेसिकली हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। पार्लियामेंट, या थोड़ा राइटिंग के लिए मेरे को प्लीज माफ कर दीजिएगा, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, आने वाले टाइम पे इंप्रूव हो जाएगी, आई एम श्योर ऑफ इट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेसिकली क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब आपने देखा होगा कि हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं, अभी 2019 में ही हुए हैं। तो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कौन इलेक्ट करा है? हमने अपने प्राइम मिनिस्टर और हमने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करा है बेसिकली। तो उसी को ही हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका नॉमिनल हेड जो है, जो बेसिकली हेड होता है, वो डायरेक्टली जो है वो चुन कर आता है, बेसिकली इलेक्शंस के थ्रू आता है। तो इलेक्शंस के थ्रू अब हमने एक पार्टी को चूज करा, ठीक है। हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्टीज लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो काफी पार्टीज लड़ रहे थे, उन सबको मात देके बीजेपी हमारी कंट्री में आई, जीत कर आई इलेक्शंस के थ्रू। हम लोगों ने इलेक्शन में वोट करा, तभी वो लोग जीत कर आए, बीजेपी जीत कर आई, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और कैसी गवर्नमेंट बनाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी गवर्नमेंट बनी, जिसका हेड कौन रहा? पीएम। हेड रहा पीएम, और उनके नीचे कौन थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो बेसिकली इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर सरकार चुनकर आती है और फिर वो अपने डिवीजन कर लेते हैं पावर्स का। एक हेड होता है पीएम, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके नीचे भी काफी लोग होते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इस वे में हमें प्रेजेंट होती है, और जो कि हम इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं पूरा, आई होप आपको समझ आ गया हो। 6th पॉइंट पे आते हैं, और ये है एक कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ, हमारे कैसे रहेंगे सिंथेसिस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है बेसिकली? सिंथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में 3 टाइप के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ये तीनों बेसिकली जो गवर्नमेंट बनकर आती है हमारी, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बनाया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनका जुडिशरी से कुछ लेना देना नहीं है, जुडिशरी अपनी अलग है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे कंट्री की जो गवर्नेंस है बेसिकली। द फर्स्ट कम्स द लेजिस्लेचर, सेकेंड द एग्जीक्यूटिव्स, एंड द थर्ड जुडिशरी। स्पेलिंग गलत हो गया। ये रहा हमारा जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर्स में कौन आते हैं? बेसिकली लेजिस्लेशन में आती है हमारी गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव में हमारे सर्वेंट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, और जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलते हैं उनको हम लेजिस्लेचर्स बोलते हैं, जैसे कि पुलिस भी आती है इसमें। थर्डली जुडिशरी, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसे हमारी गवर्नेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, कंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो बेसिकली मैंने तीनों को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या तीनों में आता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता स्टूडेंट्स। आपको जैसे कि पता है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ हेयरिंग होती है उसकी, या कोई जजमेंट देती है, तो वो पर्टिकुलरली अपने जो बेंच, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच होता है, उनके डिसीजंस के मुताबिक होता है। अदरवाइज हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी में किसी और का रोल नहीं है, सिर्फ जुडिशियल कहते हैं जजेस के अलावा। तो हमारी जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में। क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है तो आपको ये रहता है कि थोड़ा जो हमें जो बेसिकली जस्टिस है वो बहुत फेयरली मिलेगा, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं लिख देता हूं 7th, 8th, 9th, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप सोच रहे हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, पर्टिकुलरली अलग अलग लेक्चर्स लेने वाले हैं। कैसे हम फंडामेंटल राइट्स के भी लेक्चर लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी का भी एक छोटा सा लेक्चर लेंगे, डीपीएसपी का भी एक लेक्चर लेंगे। तो बेसिकली ये सब मैं आपको तब समझाऊंगा। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बेसिकली हमारी कहते हैं कि गवर्नमेंट हमको बेसिकली एज अ नेशन हम बात करें तो हमारी नेशन हमें प्रोवाइड करती है विद अ लॉट ऑफ राइट्स जो हम इंजॉय करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्या हो सकते हैं वो राइट्स? बहुत कुछ हो सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब कुछ राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो हम इंजॉय करते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये हमें हमारी कंट्री प्रोवाइड करती है। और आगे आने वाले टाइम में ये बेसिकली 6 होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। हम आने वाले टाइम में सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये समझाने के लिए। उसके बाद आती है हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, क्या होती हैं? जैसे कि हमारी कंट्री हमें कुछ राइट्स देती है, वैसे हमारी कुछ ड्यूटीज बनती है हमारी कंट्री की तरफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि यार कंट्री तो हमें दे रही है तो हम उनको कुछ, नहीं, हम भी उनको कुछ देते हैं। अल्टीमेटली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ देते हैं उनको। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी ड्यूटीज होती है जो हमारी अपनी कंट्री की तरफ है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो दोज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और ये होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके और इसके बीच काफी सिमिलैरिटीज रहती हैं, काफी डिफरेंसेस भी हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। आने वाले टाइम में हम वो भी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होता है ये, और ये एनफोर्स्ड होती हैं या नहीं होती हैं, ये सब चीजें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। और स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो काफी एग्जाम्स में पूछी है, एनडीए के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, पहले सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, और वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के थ्रू आई है। ये पहले से नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तब से नहीं थी, ये बेसिकली बाद में ऐड हुई है। और ये कब ऐड हुई है? हाँ जी, तो ये कब ऐड हुई है? मैंने आपको अभी पीछे समझाया था, एक 1942 का 42nd अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने गलती से बोल दिया 1942। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ये इसलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए थे। तो एफडीज जो है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज, वो हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुई थी। उसके बाद से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज रही हमारी कंट्री की तरफ कुछ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको मेंशन करना जरूरी समझा, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब चलते हैं 10th पॉइंट की तरफ। सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या है? अब मैं आपको अपनी कंट्री का एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री हमारी राइट देती है, फंडामेंटल राइट है एक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजनल फ्रीडम। तो ऐसे ही सेक्युलर स्टेट में हम कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं। अब बेसिकली किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। अब जैसा कि मैं कहूं कि यार मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं सिर्फ हिंदुइज्म फॉलो करूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि उनकी कंट्री का भी रिलीजन होता है और उनकी कंट्रीज में जो स्टेट्स है उनका अलग रिलीजन होता है। नहीं, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ कोई भी रिलीजन किसी भी स्टेट में कोई भी फॉलो कर सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदुइज्म फॉलो कर सकते हैं। आप दिल्ली में रह के अगर हिंदू है तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। अगर दिल्ली में रह के मुस्लिम है तो आप मुस्लिम इस्लाम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो आप सिखिज्म फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलरली रीजन नहीं है और हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है बेसिकली, इसलिए हम इसको सेक्युलर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो नो स्टेट रिलीजन, इसका जो एक कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट का कोई अलग रिलीजन नहीं होता। जो रिलीजन्स हैं वो कोई भी फॉलो करे, कोई भी रिलीजन अपने बिलीव्स, अपने प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। अब आ जाते हैं 11th पॉइंट पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आ रहे होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है बेसिकली हमारा राइट टू वोट। राइट टू वोट हम वो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शंस जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिकली वो वोटिंग के थ्रू होते हैं। और वोटिंग का एक नाम दिया हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बेसिकली हमारी कंट्री में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है
वो वोट कर सकता है। बेसिकली उसका राइट है वोट करना, राइट टू वोट। तो बेसिकली 18 साल से ऊपर का जो भी कहते हैं कि जो भी इंसान है वो हमारी कंट्री में वोट करने के लिए एलिजिबल है, उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। और स्टूडेंट्स एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि ये 18 ईयर्स जो है ये पहले से नहीं थी एज। पहले हमारी कंट्री में वोटिंग की जो एज थी वो 21 ईयर्स अबव थी, 21 ईयर्स। और ये कब चेंज हुआ? बेसिकली ये 1988 में चेंज हुआ। 1988 में एक और अमेंडमेंट आया और जिसका नाम था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक्ट 1988 में चेंज हुआ, उससे पहले 21 साल से ऊपर थी वोटिंग एज, अब 18 साल से ऊपर है। तो अब जो 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है, सब वोट्स कर सकते हैं 18 साल से ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 11 पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आ जाते हैं 12th पॉइंट पे, सिंगल सिटीजनशिप। ओहो, राइटिंग तो स्टूडेंट ज्यादा खराब हो रही है आज। सिंगल सिटीजनशिप। तो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप क्या इसका मीनिंग है मैं समझा देता हूं आपको। सिंगल सिटीजनशिप बेसिकली स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप जयपुर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा एक दोस्त है वो केरला में रहता है, और हम कहाँ रहते हैं? हम एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, है ना। इंडिया के स्टेट्स हैं, केरला, जयपुर, दिल्ली, इंडिया के तो स्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी कंट्री में रहने के लिए हमें अपनी कंट्री का अलग से सिटीजनशिप चाहिए और स्टेट का अलग से चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज करें कि मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं इंडिया का अलग से सिटीजनशिप लूं, और दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली की अलग से सिटीजनशिप लूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ही सिटीजनशिप चाहिए होती है इंडिया की सिटीजन बनने के लिए इंडिया का, वो है हमारी कंट्री की सिटीजनशिप। उसके अलावा हम किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जहां मन कहे जहां मन चाहे वहां रह सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो बेसिकली एक कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए होता है, बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप जो हमारी कंट्री में चलता है। स्टेट का कोई पर्टिकुलर सिटीजनशिप नहीं है। कुछ कंट्रीज में है ऐसा, यूएस फॉलो करती है। यूएस में अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं तो आपको लॉस एंजलिस का अलग से सिटीजनशिप चाहिए होगा, आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो कैलिफोर्निया का अलग से सिटीजनशिप चाहिए होगा, और यूएस का अलग से सिटीजनशिप चाहिए होगा। ये हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप का फॉर्मूला चलता है। बेसिकली एक कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए, स्टेट का सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो ये हुआ हमारा 12 पॉइंट, और इसी के साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे स्टूडेंट्स जो हमने खत्म कर लिए हैं। ये कुछ हमारे 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। आने वाले टाइम में एक्सप्लेनेशन में हम कुछ और भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, डीपीएससी भी पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेज से डिराइव्ड है। अब हम वो सोर्सेज पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हमने ली हैं और कंट्रीज से। मैंने आपको कहा था एंड ऑफ द लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो अब टाइम है, हम पढ़ते हैं वो सब चीजें। तो मैं कुछ पार्ट्स में, जैसे अब हम आ जाते हैं दोबारा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं वेरियस सोर्सेस से जो हमने डिराइव करा था। तो बेसिकली हमने कुछ एग्जांपल्स में दे देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। यूके, यूएस, आयरलैंड,
यूएसएसआर, जर्मनी, ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको समझाता था एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमने यूके से क्या क्या अडॉप्ट करा, तो यूके से हमने क्या क्या अडॉप्ट करा, सबसे पहला आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे मैंने अभी फीचर्स में आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट जो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम, बेसिकली वोटिंग और इलेक्शंस के थ्रू आती है, वो हमने यहां से अडॉप्ट करा। बाइसेमरल पार्लियामेंट, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट करा। बाइसेमरल पार्लियामेंट क्या होता है, बेसिकली दो हाउसेज है हमारी कंट्री में, जैसा कि आपको पता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो बाइसेमरल पार्लियामेंट को बोलते हैं, जैसे हमारी कंट्री में आरएस और एलएस, लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेज वाली पार्लियामेंट को बाइसेमरल पार्लियामेंट बोलते हैं। पीएम का आइडिया हमने फीचर लिया, जो लिया वो यूके से लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी फीचर हमने यूके से लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने यूके के पार्लियामेंट से अडॉप्ट करे बेसिकली। अब हम चलते हैं यूएस पे। तो यूएस से हमने क्या अडॉप्ट करा, और यूएस से हमने क्या क्या अडॉप्ट करा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो यूके से हम यूएस से हमने अडॉप्ट करे, माफ कीजिएगा, यूएस से हमने अडॉप्ट करे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके में कोई बुक नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ नहीं है, किसी किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आइडिया हमने वहां से यूएस से लिया है, प्रेसिडेंट का आइडिया हमने यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएस से आए हैं, जो आइडिया है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का वो यूएस से आया है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं बेसिकली। और जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से बेसिकली हमने अडॉप्ट करा है एबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने, फीचर्स हैं बेसिकली जो हमने अडॉप्ट करे हैं अलग अलग कंट्रीज से, उनके फीचर्स अडॉप्ट करके हम लाए हैं। दो तो मैंने आपको समझा दिया, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जो ली है वो यूएसएसआर से ली है। जर्मनी से हमने लिया एबॉलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो बेसिकली जब इमरजेंसी लगती है कंट्री में, हमारी कंट्री में भी एक बार लगी थी, अगर आपको याद हो, अगर ना हो तो आप प्लीज पढ़ के रखिए, इस नॉलेज को गेन जरूर करिए। मैं आपसे पूछूंगा बाद में कि क्या कब लगी थी हमारी कंट्री में इमरजेंसी। तो बेसिकली जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो जाते हैं। उसमें नेशनल इमरजेंसी अलग होती है, स्टेट इमरजेंसी अलग होती है, और ये सब इमरजेंसीज कुछ होती हैं जब लगती हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते, अबॉलिश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं जो रहते हैं, वो भी हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर जब आएगा जब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये कुछ ओवरव्यू था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने स्टार्ट कैसे करा, हमने स्टार्ट करा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्यों वो यूनिक है, क्या उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं।
फिर हम थोड़े फीचर्स पे आए, फीचर्स पे हमने शुरू करा कि लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, उसके बाद काफ़ी अदर सोर्सेस से डिराइव्ड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और बाइसेमरल पार्लियामेंट है, काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं। फिर ये कुछ वेरियस सोर्सेस जहाँ जो और कंट्री से जो हमने सोर्सेज उठाए हैं वो ये सब हैं। और हाँ, आप यूके में एक और सोर्स ऐड कर लीजिए, सिंगल सिटीजनशिप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंगल सिटीजनशिप मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, वो भी हमने यूके से लिया है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास में बेसिकली आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ आ गया हो, और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अभी हम एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट सभी पढ़ेंगे। बेसिकली पॉलिटिक्स में हमें सब पढ़ना जरूरी रहता है, पॉलिटी में। तो ये कुछ कहते हैं फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसको बहुत यूनिक बनाते हैं, और बहुत अलग, इसको बहुत अलग बनाते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ बहुत लेंदी है तो इसलिए बहुत अलग है, ऊपर से कुछ ये फीचर्स हैं जो हमने कंट्रीज से लिए हैं और जो इसको यूनिक बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें आज के लेक्चर में पढ़नी थी। आज के लेक्चर में यही सब पढ़ना था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आई होप आपको समझ आया हो। आप खुद भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।